हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी। तो आज क्लास 12 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोग इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो बेसिक आपको पता होगा ही करंट क्या होता है, इसका SI यूनिट क्या है, ये वेक्टर है या स्केलर है, ये सब बात को आप पहले से ही जान रहे हैं। लेकिन इसको फिर भी हम बता देते हैं कि कोई चैप्टर स्टार्ट की जाती है तो उसको बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, तो शुरू से चलेंगे। और यहाँ पे आज आने वाला है क्लासिकल स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम लोग क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। और ये आपके लिए बिल्कुल नया है, तो उसको थोड़ा अस्थिर से अच्छी तरह से समझेंगे। तो पहले छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसके बेसिस पे एक अच्छे से 1, 2 या 3 न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि आपको पुरानी बात याद आ जाए। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है सो पढ़ने से पहले हम लोग क्या है कि चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। क्लास 12 के बारे में बात करेंगे तो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्ज के रिगार्डिंग ही चलती रहती है। पहले चार्ज जब रेस्ट में रहती है तो हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। सेकेंड पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज पढ़ने वाले हैं जब चार्ज मोशन में रहेगा। तो चार्ज जब मोशन में रहता है तो इसके अंतर्गत हम लोग पूरे मैग्नेटिज्म को भी पढ़ेंगे। और क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आज से स्टार्ट हो रही है, अब चार्ज यहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज मूव करती है तो हम कहते हैं कि करंट फॉलो हो रहा है। करंट अगर पॉजिटिव चार्ज फॉलो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन वही होगा। अगर नेगेटिव चार्ज फॉलो हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के फॉलो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। और कोई कंडक्टर के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर पाता है। पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर टाइटली बॉन्डेड होता है। तो चलिए, ये सब बात तो आप लोग पहले से जानते हैं। तो ये करंट क्या है, तो करंट को पढ़ने से पहले हम चार्ज के बारे में देखते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो क्या होता है। तो ये बात जानते हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। चार्ज एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में था तो हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अंदर क्या होता है। चार्ज जब रेस्ट में रहते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जब चार्ज क्या रहेगा, मोशन में रहेगा, चार्ज इन मोशन। चार्ज जब मोशन में रहता है तो 2 तरह से मोशन हो सकता है, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा या तो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। तो पहले देख लेते हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आज ही पढ़ने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जब ये मूव करेगा एक्सेलरेशन से या वेरिएबल वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, एक्सेलरेशन है विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, विद वेलोसिटी, विद वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है, चेंज लगातार कर रहा वो, वेरिएबल वेलोसिटी। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, या इसी बात को कह सकते हैं एक्सेलरेटेड, अगर है कोई एक्सेलरेटेड मोशन, इसी को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन भी कर सकते हैं। तो देख लिए जब चार्ज क्या है रेस्ट पे रहती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसके अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज पढ़ने वाले क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा जाए तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ही लगभग बराबरी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो घबराने की बात नहीं है। ये तो आप लोग पहले से पढ़ भी चुके कुछ ना कुछ, तो आपको पिछला बात अगर याद है तो बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। उसके बाद जो है सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो वहाँ की बात जो है सो थोड़ा सा ही इसमें आएगा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये नया है। तो आप जब करंट पढ़ लीजिएगा तो करंट के बेसिस पे ही जो है इसको डील करेंगे, तो वहाँ पे आसान हो जाएंगे। तो अब क्या है कि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। अगर लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिटा रहे हैं इसको। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, करंट क्या है।
तो करंट को इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं या सिंपली करंट भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट ही लिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये चार्ज के फॉलो का रेट को बताता है। इसको अगर लिखा जाए तो रेट ऑफ फॉलो का स्पेलिंग FLOW। ये फॉलो मतलब बहना होता है, और वो फॉलो जो लिखे वो पालन करना होता है। रेट ऑफ फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉलो को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर मैथमेटिकली देखा जाए करंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे करंट को I से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये बराबर होता है चार्ज फॉलोन डिवाइड बाय टाइम। अगर किसी क्रॉस सेक्शन से बात करें, अगर मान के चलिए अगर ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है, देख लीजिए ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है। अगर इस क्रॉस सेक्शन में से थोड़ा सा ये अच्छा से कर देते हैं, मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे अगर डेल क्यू चार्ज क्या है, डेल क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में अगर गुजर रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो करंट फॉलो जो होगा वह चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये चार्ज क्या वेरी भी कर सकता है और वेरी नहीं भी कर सकता, तो क्या हम लोग एक एवरेज लेंगे। तो करंट अगर देखा जाए तो करंट दो तरह के होते हैं, एक एवरेज करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। अगर कोई लार्ज टाइम इंटरवल के लिए बात करेंगे तो हम लोग एवरेज करंट के बारे में उसको डिस्कस करेंगे। अगर जब क्या किसी एनी इंस्टेंट पर अगर देखेंगे कि t = 3 सेकंड पे क्या करंट है, अगर कहेंगे 0 से लेकर 3 सेकंड तक में करंट का क्या रेट है, तो उस समय क्या होगा, एवरेज करंट पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या दो तरह से करंट को पढ़ने वाले हैं, क्या है आई एवरेज। तो आई एवरेज अगर लिखेंगे तो समझ लीजिए कि क्या है, एवरेज करंट के बारे में बात कर रहे हैं। एवरेज करंट क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल टी हो जाएगा, ये एवरेज है। इसी तरह से जब बहुत ही अगर टाइम जो है सो चेंज इन टाइम जो लिखे हुए ये बहुत छोटा हो जाए, यानी कि dt हो जाए, यानी कि इसमें बहुत ही छोटा टाइम हो जाएगा। अगर देखा जाए तो बहुत छोटा टाइम अगर क्या किसी इंस्टेंट ही हो जाता है, t मान लीजिए 3 सेकंड पे चार्ज क्या है, t 10 सेकंड पे क्या है, तो उस तरह की अगर बात करेंगे तो उसको इंस्टेंटेनियस डील करेंगे। तो यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस भी आ जाएगा, आई इंस्टेंटेनियस, INS मतलब टी दे दिए तो ये इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, dq डिवाइड बाय dt। उस समय चार्ज भी फॉलो जो होगा वो बहुत कम होगा और टाइम भी जो लगा है वो बहुत कम है, तो ये इंस्टेंटेनियस है। अगर जनरली हम लोग करंट के बारे में निकालना चाहेंगे तो करंट को जो है सो अगर जनरली कहेंगे तो ये dq बाय dt से ही हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर क्वेश्चन वगैरह में निकालना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो ये करंट देख लिए, एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट है। एवरेज क्या है कि ये डिफाइंड फॉर लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होता है। अगर दिखा दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, डिफाइंड फॉर लार्ज टाइम इंटरवल के लिए होता है। ये क्या होता है कि एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी इंस्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसके थ्रू क्या है कि आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे, क्या है इसका एसआई यूनिट, तो देख लेते हैं। सिर्फ अगर यूनिट लिखेंगे तो समझ लीजिए एसआई यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ करंट। करंट का अगर यूनिट को देखा जाए तो करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय टाइम है। चार्ज का यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होता है, कूलम। इससे पहले हम लोग जो है चार्ज के बारे में ही पढ़ रहे थे। तो चार्ज का यूनिट जो होता है वो होता है कूलम। कूलम और टाइम का यूनिट क्या होता है, अगर एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये सेकेंड होता है, ये सेकेंड होता है। कूलम्ब पर सेकेंड का एक स्टैंडर्ड यूनिट है, आप लोग इसको पहले से भी जानते हैं, इसको एम्पियर कहते हैं। क्या है ये, एम्पियर है। इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाते हैं। और एम्पियर क्या, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिस तरह से मास, टाइम, उसी तरह से क्या है कि ये करंट भी का जो ऐसा यूनिट होता है ये भी एक फंडामेंटल ही यूनिट है। क्या ये एक फंडामेंटल यूनिट है। जिस तरह से
अगर मास का यूनिट देखा जाए तो केजी होता है, टाइम का सेकेंड होता है। उसी तरह से क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये भी एक बेसिक यूनिट है, इसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर देखा जाए तो स्केलर और वेक्टर में डिफाइन क्या होता है कि हम लोग आज से पहले जो आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें क्या हो, डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखा जाए तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी होता है। अगर करंट हमेशा फॉलो करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में, तो यहाँ पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसके बावजूद भी करंट स्केलर क्वांटिटी, इसलिए कि यहाँ पे एक क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंतर्गत अगर कोई भी चीज़ अगर उस लॉ को फॉलो कर रहा है या उसका पालन कर रहा है तो हम कह देते हैं क्या कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन करंट का अगर एडिशन देखा जाए तो सिंपली मैथमेटिक्स जिस तरह से करते हैं 2 + 3 = 5 होता है या 5 + 2 = 7 होता है, उसी तरह से ये करंट को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये करंट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों रहने के बावजूद भी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो बात कर ले करंट, तो इसके पास देख लें आई के पास क्या है, अगर देख लें तो मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन भी है। लेकिन फिर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। तो आखिर ये है क्या, अगर ये स्केलर की तरह अगर देखा जाए तो स्केलर ही है, लेकिन ये देखा जाए तो करंट जो है एक टेंसर क्वांटिटी है और इसके बारे में बात करेंगे। ये आपके सिलेबस से बाहर है। ये टेंसर क्वांटिटी क्या है कि ये एक अलग तरह क्वांटिटी है। अगर एक आपको बताएगा, अगर ऑप्शन दिया हुआ कि करंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, अगर वेक्टर या स्केलर या कोई और ऑप्शन रहेगा तो आप स्केलर में टिक कर दीजिएगा। अगर टेंसर भी दिया हुआ है और स्केलर भी दिया हुआ तो उस समय क्या है, टेंसर में टिक करना है। लेकिन ये क्या है, सिलेबस से बाहर है। जो हाई लेवल फिजिक्स पढ़िएगा, जो पढ़ेंगे उनके लिए जो है सो ये आ जाएगा। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ये एक अलग तरह का क्वांटिटी है। अगर इसके करंट के बारे में और अच्छी तरह से बात किया जाती है, क्या है, फॉलो करता है। अगर इसको एडिशन देखा जाए तो ये वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप लोग ऊपर लिख लिए हैं तो इसको हम ऊपर लिखने वाले हैं, एक बार इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो लिख लिए, तो चलिए तो अगर करंट के बारे में बात करें, करंट जो है आई जिसे दिखाए हैं, करंट आई है। इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन फिर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी ये नहीं है। तो इसका मेन वजह क्या होता है, करंट जो होता है ये फॉलो नहीं करता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। ये क्या है, डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। एड अप लाइक स्केलर क्वांटिटी, जिस तरह से स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ऐड करते हैं, उसी तरह से जो है इसका एडअप किस तरह होता है, स्केलर क्वांटिटी की तरह होता है, स्केलर क्वांटिटी। अगर देखा जाए, मान करके चलिए ये इस तरह से करंट जो आ रहा है, ये मान के चलिए 2 एम्पियर का है, और ये इस तरफ से जो आ रहा है ये मान लीजिए 4 एम्पियर है, और ये इस तरफ जो जाएगा कितना आएगा, अगर मान लीजिए यहाँ एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को आप लोग जानते होंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता था कि अगर रिजल्टेंट निकालते थे तो √a² + 2ab cos थीटा, इस तरह से करते थे।
लेकिन यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। सिंपली क्या हो जाएगा, स्केलर मेथड से 2 + 4 = क्या हो जाएगा, ये 6 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पे डज नॉट इफेक्ट ऑफ एंगल, डज नॉट इफेक्ट ऑफ एंगल, यहाँ पे एंगल का कोई इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। अगर देख दे, अगर दूसरा एग्जांपल दे हम, ये तो एग्जांपल मान के चलिए फर्स्ट हो गया है, इसको एग्जांपल नंबर 1 कर लीजिए और एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 2 में अगर दे दिया इस तरफ से करंट आ रहा, मान के चलिए 3 एम्पियर, और इस तरफ से आ रहा है करंट 5 एम्पियर, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, और ये इस तरफ से कितना करंट जाएगा, तो फिर एंगल को देख करके घबराने की कोई बात नहीं है। क्या कि यहाँ पे एंगल का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसको जब ऐड करते हैं तो बिल्कुल स्केलर तरीक़ा से करते हैं। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, ये 8 एम्पियर हो जाएगा, तो ये 8 एम्पियर आ जाएगा। तो आप देख लिए इसको किस तरह से हम लोग डील करते हैं। करंट का जब भी एडिशन होगा तो यहाँ पे एक जंक्शन लॉ में आने वाला है, यहाँ पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, वो 2-3 क्लास के बाद किरचॉफ्स लॉ आ जाएगा, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे जंक्शन लॉ। तो जंक्शन में क्या होता है कि जितना भी नेट करंट अगर किसी जंक्शन पे आ रही है, उतना ही करंट क्या होता है, उससे दूर चली जाती है। तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, उसके बाद हम लोग क्या कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको। तो आइए कुछ क्वेश्चन कर करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए तो यहाँ पे दिया हुआ Q = t² + 4t + 5 है। पूछ रहा है फाइंड I इंस्टेंटेनियस एट t = 3 सेकेंड, और I एवरेज भी पूछ रहा, I एवरेज फ्रॉम t = 0 to t = मान लीजिए 4 सेकेंड। तो कुछ नहीं, जस्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस के बारे में बात करेंगे तो आप देखिए आई इंस्टेंटेनियस का क्या फार्मूला बताएं। अभी आई इंस्टेंटेनियस जो था वो dQ/dt है। तो अगर देखा जाए तो सिंपल डिफरेंशिएशन, ये बच्चों का खेल, आप लोग बहुत पहले से जान चुके हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, Q की जगह पर पुट कीजिए t² + 4t + 5 डिवाइड बाय dt है। अगर इसका डिफरेंशिएशन देखा जाए तो क्या t² का क्या हो जाएगा 2t प्लस ये 4t का क्या हो जाएगा 4। कितना पे निकालना है, तो आई इंस्टेंटेनियस जो निकालना है वो t = 3 सेकेंड पे निकालना है, t = 3 सेकेंड पे। तो इसमें 3 पुट करना 3, तो 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ये, + 4 = 10 एम्पियर। एक तो ये हो गया है। दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, del Q डिवाइड बाय del T। अगर Q देखा जाए तो Q फाइनल हो जाएगा, QF - Q इनिशियल डिवाइड बाय TF - T इनिशियल। अगर देखा जाए Q फाइनल जो t = 4 सेकेंड पे है, Q निकालना है 4 सेकेंड पे माइनस Q 0 सेकेंड पे, और डिवाइड बाय 4 - 0। तो यहाँ पे Q = 4 सेकेंड पे और Q = 0 सेकेंड पे निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए Q = 4 सेकेंड, अगर ये मान ली चलिए इसको स्मॉल ही रखते हैं, Q कितना पे, Q = 4 सेकेंड पे। तो पुट कीजिए 4 इसमें, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 होगा, दिखा देते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर + 4 + 5, 16 + 4 + 5 = 16 + 4 20 होता है, 20 + 5 25 कूलम ही होगा। और Q निकाल लेते हैं, Q = 0 सेकेंड। तो Q = हम लोग 0 सेकेंड पे निकाल रहे हैं। तो 0 सेकेंड देखा, t² = 0 हो जाएगा, 4 × t 0 ही हो जाएगा, 4 × 0 0, तो 0 + 0 = +5 = 5 कूलम हो जाएगा। तो आई एवरेज जो अपना आने वाला है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 कूलम -
5 कूलम, 25 रन दिया -5 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 5 एम्पियर। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग देख लिए किस तरह निकालना है। अब ये क्या कि अगर चार्ज दिया हुआ तो उससे टी निकाल लिया, अगर टाइम दिया रहेगा, अगर चार्ज पूछ लेगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी देखते हैं कि उसके लिए भी क्वेश्चन कराए हैं, तो इसको लिखिए, उसको भी दिखा देते हैं आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप बोर्ड पे लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड द चार्ज Q फॉलोन थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको दिया हुआ है करंट, यहाँ से पूछ रहा है क्या है कि आपको चार्ज पूछ रहा है, और साथ साथ क्या ऑल्सो कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रो दैट क्रॉस सेक्शन। या क्या है कि उसी क्रॉस सेक्शन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना पास किया है उसको भी पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसको क्या है सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जो सॉल्व करने वाले थे कर लिए होंगे, तो इसको सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका कैसे होगा। तो जनरली हम लोग करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू क्या लगाते हैं, डी क्यू डिवाइड बाय डी टी। हम बताए थे कि जनरली हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे, डी क्यू बाय डी टी है। लेकिन यहाँ पे हमको I दिया हुआ है, Q निकालना है, तो क्या करते हैं कि इसको इस तरफ कर देते हैं। तो देखिए ये डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I डी टी, और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा की छोटे छोटे डी क्यू को अगर जोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। अगर कहाँ से कहाँ निकालना है, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 3 सेकेंड तक निकालना है, देख लीजिए। तो हम इधर ही ले जाते हैं। तो अगर ऐसे स्मॉल क्यू को जो है सो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मान के चलिए ये क्यू आ जाएगा, और इसके जगह पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रखिए यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 है, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी, टी इक्वल टू 0 से लेकर के टी इक्वल टू 3 तक। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू, इसका इंटीग्रेशन देखिएगा तो टी का पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो टी का पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस वो क्या है टी हो जाएगा, और इसका लिमिट देखा जाए तो 0 से लेकर के 3 तक है। तो देखिए इसको क्या आ जाएगा, एक बार टी के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 3 सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, और ये तो 1 आ गया, और माइनस में देखिए तो एक 0 रखेंगे तो 0/3 0 ही आ जाएगा, और ये 0 ही आ जाएगा। तो मान लीजिए ये 0 आ गया। तो इसको देखिएगा तो 3 का क्यूब 27/3 9, और 9 प्लस 3 12 हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू जो आ चुका है वो 12 कूलम आ गया। टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 3 सेकंड में कितना कूलम चार्ज फॉलो हुआ है, 12 कूलम। तो अगर इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है कि इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकाल पास किया होगा, तो आप लोगों को पहले याद होगा कि अगर शुरुआत की इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर देखे होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, तो वहाँ से बताए थे। अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर आप लोगों को पता होगा कि Q इक्वल टू होता है Ne। अगर कोई भी चार्ज जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में होता है, वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में होते हैं, तो इक्वल टू प्लस माइनस होता है। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस समय क्या है कि ये n का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग क्या आगे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब रखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि टोटल चार्ज फॉलो कितना हुआ है, 12 कूलम हो गया है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, n निकालना। और ई तो आपको पता ही होगा कि ई का कितना वैल्यू होता है, ई का जो वैल्यू होता है वो देख लीजिए। ई के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 19 कूलम चार्ज होता है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको 12 कूलम रखेंगे, पुट करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ n का वैल्यू हम ले लें, इस तरह से ले रहे हैं कि वो अगर ये क्या कि नेगेटिव वैल्यू ना लेकर के हम पॉजिटिव भी लेते हैं। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो कूलम कैंसिल हो जाएगा, और n का वैल्यू जो है सिर्फ एक नंबर में आ जाएगा। तो n का वैल्यू जो देखिएगा तो ये आता है 7.5 इंटू 10 टू द पावर 19, ये 19 इलेक्ट्रॉन आता है।
ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा। n का वैल्यू जाता है 7.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। कितना? t=0 से लेकर t=3 तक में किसी क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन जो पास किया वो 7.5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट और अच्छा से बिल्डअप हो जाए। तो इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं, इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड पे लिख दिए, क्या कह रहा है पहले आप लोग लैंग्वेज में समझ लीजिएगा। रहा कि एक पॉइंट चार्ज क्यू है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका रेडियस भी दिया हुआ है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है और रेडियस आर दिया हुआ है। पूछ रहा है फाइंड द एवरेज करंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस पाथ। इसके इस पाथ पे क्या है कि एवरेज करंट पूछ रहा है। तो आप देखिए हम लोग इसको फिगर से समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कोई फिगर बना लेते हैं, क्या है, एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। तो मान लीजिए क्या है, सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस क्या है, आर है, रेडियस आर है। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज ये क्यू है यहाँ पे रखा हुआ है। अगर ये जो मूव कर रहा है वो इसका एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ ओमेगा, तो ये ओमेगा से मूव कर रहा है। तो मान लीजिए कि कोई क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। तो ये क्यू जो है सो देखिए अगर ये पास करेगा तो एक टाइम पीरियड में अगर एक चक्कर मारेगा, देख लीजिए अगर इससे देखा जाए तो एक टाइम पीरियड में मान के चलिए यहाँ पे है तो ये मूव करके फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर तो सेकंड टाइम पीरियड आएगा तो एक टाइम पीरियड में एक चक्कर ही मारेगा। तो यहाँ पे जो है टोटल चार्ज फॉलोन जो होगा 1 पीरियड या 1 रेवोल्यूशन उसको कहेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल चार्ज पासिंग थ्रू सेक्शन इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन होगा या एक चक्कर में कितना पास करेगा, क्यू हो जाएगा। वो एक जो पॉइंट चार्ज है अगर मान के चलिए पूरी चार्ज ये डिस्ट्रीब्यूट भी होता और किसी एक पॉइंट पे दिया हुआ तो एक रिवोल्यूशन में क्या कि एक बार ही चार्ज पास कर पाएगा। तो एक रिवोल्यूशन में कितना चार्ज पास किया है, वो क्यू पास किया है। अगर हमको टाइम निकालना, चार्ज तो पता चल गया है तो टाइम देखते हैं, टाइम इन 1 रिवोल्यूशन। ये तो ये आ गया, टाइम निकालना है, टाइम इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन या एक चक्कर में जो टाइम होती है अगर इसका टाइम पीरियड के बराबर होती है, वो टाइम पीरियड के बराबर होती है और इसको मान लेते हैं टी। और ये टी क्या होता है, एंगुलर, अगर देखा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा तो एक टाइम पीरियड में यहाँ से लेकर के यहाँ पे आएगा तो ये 2 पाई कवर करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा है। तो टाइम भी मिल गया है, चार्ज मिल गया है। तो एवरेज करंट किस तरह निकालते हैं, तो आई एवरेज जो आ जाएगी वो आई एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाय डेल टी। और पूरे डेल क्यू क्या है, क्यू के बराबर है और टी जो है सो वो टाइम पीरियड है। इसको देख लेते हैं, क्यू डिवाइड बाय इसको 2 पाई, ये ओमेगा ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आई जो एवरेज आ चुका है वो आ गया क्यू इंटू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। ये एवरेज करंट इतना आ गया है। तो देख लीजिए अगर यहाँ पे अगर मान चलिए कि ये चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता तब भी एक रिवोल्यूशन में टोटल चार्ज जो पास होती है वो क्यू ही होता। और टाइम पीरियड, तो एक टाइम पीरियड में क्या होता है ये निकालना सीखे होंगे आप लोग पहले भी। तो एक ये एंगुलर वेलोसिटी दिखाया, तो ये एंगुलर वेलोसिटी में दिखाया जाता है टाइम जो लगेगा वो एक चक्कर पे पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 2 पाई के बराबर होती है। उसको 360 डिग्री भी कहते हैं। तो 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा इक्वल टू क्या जाएगा, टाइम पीरियड। और ये अगर रेडियस के फॉर्मेट में कर दिया जाता है तो 2 पाई आर डिवाइड बाय इसको ओमेगा इंटू आर भी हो जाता, तो फिर भी करके 2 पाई बाय ओमेगा ही आता। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए। और हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है, नहीं होता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो हम लोग क्या,
तो ये हम लोग देखने वाले क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी से हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। तो हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग की अभी जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फॉलो होती है वो कंडक्टर के अंदर ही होती है। तो हम पहले क्या है कि आइसोलेटेड कंडक्टर लेते हैं जिसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किए रहेंगे। उसके बाद क्या है, उनको कंडीशन देखेंगे उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उनके बाद उसी कंडक्टर में क्या करेंगे, हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो उसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा तो वो एक्सीलरेट करेगा और साथ साथ मूव भी करेगा। तो इसी बात को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टर को। तो देखिए एक फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड इसलिए कहें इसको कि इसको कभी बैटरी से, यानी कि अभी बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। तभी पहले क्या हम कि वैसे ही देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये एक कंडक्टर है, तो ये अभी कंडक्टर है। इस कंडक्टर के ऊपर क्या है, मान के चलिए किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाइड किए हैं, या इसके ऊपर हम जो है एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड करते हैं। तो देखिए इसको ई एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ कंडक्टर के ऊपर अप्लाइड किया गया है तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होती है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, फोर्स लगेगी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत कोई चार्ज आती है तो चार्ज पार्टिकल पे क्या होती है, फोर्स एक्सर्ट होती है। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, और इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर देखिए इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या है, इसके अपोजिट लगेगी। तो इनकी वजह से क्या है कि इसके कंडक्टर के इन पे चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, क्या हुआ है, चार्ज इंड्यूस। अब चार्ज इंड्यूस हुआ तो उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ई इंटरनल। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आइसोलेटेड कंडक्टर में है तो चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, या इसी को कहते हैं कि इंड्यूस चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है एंड ऑफ द कंडक्टर पे बाय अप्लाइंग EXT, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किए हैं तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और कंडक्टर के एंड पे चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा या इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस चार्ज एक्यूमुलेट एट एंड ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के एंड पे क्या करा, चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इंक्रीज करता जाएगा, और इंक्रीज करते करते जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल ना कर दे तब तक ये इंक्रीज करता रहेगा। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अगर मैग्नीट्यूड बाय देखा जाए तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इंड्यूस हुआ है, और पॉजिटिव, मान के चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन है तो इस तरफ क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं। इसके तहत जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस उतना ही होगा जितना कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं। तो ये एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे अभी कंडक्टर के अंदर तो क्या होता है, जीरो होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इनसाइड द कंडक्टर है, ये कंडक्टर के इनसाइड ही मान लीजिए। तो ये कौन सा केस होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं तो कंडक्टर के अंदर जो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो अब भी मूव कर रहा है या नहीं, तो इसको देखने के लिए अगर देख रहा है तो इस पर नेट फोर्स जीरो लग रही है, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स तो है नहीं कि जिसको मूव कराएगा। तो लेकिन ये क्या है कि इनके वजह से तो मूव नहीं करेगा, लेकिन इन पे थर्मल एनर्जी इसको मिल जाएगी। क्योंकि अगर कोई रूम टेम्परेचर पे है तो आप लोग इसको अगर याद होगा तो पढ़े होंगे, थर्मल इलेक्ट्रॉन का जो अगर वेलोसिटी देखा जाए तो वो होता है kT/m। तो ये kT/m ये क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T होता है टेम्परेचर होता है, वो भी केल्विन में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनकी वजह से थर्मल वेलोसिटी मिलती है, थर्मल वेलोसिटी मिलती है। तो अगर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी होगा ही।
तो इनमें देखा जाए तो इन यहाँ पे लिख देते इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव, अब भी इसके अंदर मूव करेगा क्योंकि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्टिल मूव इनसाइड कंडक्टर ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी होगा जिसकी वजह से क्या होगा, ये मूव करेगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर कंडक्टर के अंदर देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होती है, वो इलेक्ट्रॉन क्या थर्मल एनर्जी की वजह से आपस में मूव करते रहते हैं। मान के चलिए अगर यहाँ पे हम दिखाए थे, फिर इसको मिटा देंगे। अगर देख लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन जो है सो इस डायरेक्शन मूव करेगा, अगर कोई क्या है इस डायरेक्शन में। इसी तरह से रैंडम मूव कर रहा है। ये रैंडम मोशन होने की वजह से अगर देखा जाए तो ये हमेशा जो है सो इसका अगर देखा जाए, अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का देखा जाए तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो 0 होती है। साथ साथ किसी पार्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन का भी देखते हैं, अगर किसी टाइम इंटरवल अगर एक पार्टिकुलर टाइम फिक्स कर लेते हैं तो उस समय में एक इलेक्ट्रॉन का भी नेट डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0 के बराबर ही होती है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो 0 ही होती है। तो यहाँ से इससे जो है सो क्या, कोई चार्ज में नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, चार्ज मूव नहीं किया है, तो सो नो नेट करंट इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ पे कोई भी करंट नहीं कंडक्टर के अंदर फ्लो होगा। सो नो नेट करंट फ्लो इनसाइड द कंडक्टर। अगर मान करके चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट होता, तो अगर कोई मान के चाहिए किसी आयरन को चाहे कॉपर को अगर जैसे हम लोग छूते हैं वहाँ पे झटका लग जाता, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मूव कर रहा है लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगी तो करंट फ्लो करेगा। हम लोग को बगैर कुछ किया अप्लाई किसी मेटल या कंडक्टर को लेकर के आ, तो उसके अंदर करंट ऑटोमेटिक फ्लो होता है। हम लोग करंट अप्लाई उसी से कर लेते, लेकिन इतना इलेक्ट्रिक पावर ये सब जनरेटर क्या समस्या थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या करते हैं हम लोग, ये चार्ज इंड्यूस हो चुका था, इसको हम मिटा ही देते हैं थोड़ा। अब करते हैं क्या, जो हम बैटरी अप्लाई करते हैं इसी कंडक्टर के ऊपर, बैटरी इस तरफ हम लिख देते हैं। अब इसी कंडक्टर के दोनों तरफ बैटरी कनेक्ट करके देखते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो अप्लाई करेंगे। तो नो कनेक्ट अ बैटरी अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर, एंड ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की तरह हम लोग क्या करते हैं, एक बैटरी को लगा देते हैं। तो देखिए ये बैटरी है, सो ये कंडक्टर है। अब भी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए हैं, यानी कि इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखे हुए हैं। एक्सटर्नल फील्ड लाने का तरीका क्या है, क्या हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट ले करके इस तरफ और इस तरफ फिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, सॉरी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो अभी इसके क्रॉस हम लोग बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। इसके क्रॉस बैटरी कनेक्ट, जिसका पोटेंशियल P मान लिया है। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ ये जो हायर पोटेंशियल टर्मिनल होता है उसको कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो लोअर होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए होंगे तो चार्ज एक्यूमुलेट होना चाहेगा, किस तरफ, इस तरफ नेगेटिव चार्ज होना चाहेगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होना चाहेगा। लेकिन अब क्या है कि इनको रास्ता मिल गया इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन को रास्ता मिल गया, इस कंडक्टर के थ्रू जो है सो ये पास कर करके ये बैटरी क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा। बैटरी चार्ज क्रिएट नहीं करता, लेकिन ये चार्ज को एक्सेलरेट कराता है, चार्ज को मूवमेंट कराता है। अगर कहीं क्वेश्चन आ गया है कि बैटरी इलेक्ट्रॉन चार्ज को क्रिएट कर रहा है तो उसका आंसर है नो।
बैटरी का काम सिर्फ होता है चार्ज को सर्कुलेट कराना, चार्ज को मोशन देता है ये। तो यहाँ से चार्ज को उठा करके इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन को आएगा ये, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन छलांग लगाया और फिर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्या है कि इंड्यूस चार्ज जो एक्यूमुलेट हुआ था, चार्ज एक्यूमुलेशन यहाँ पे जो है सो डिक्रीज करेगा, चार्ज एक्यूमुलेशन डिक्रीजेस तो अब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ था इंटरनल, तो ये इंड्यूस ही था। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, अब डिक्रीज करना स्टार्ट होगा और डिक्रीज करते करते ये जीरो आ जाएगा। अब कंडक्टर के अंदर देखेंगे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो चुका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो इसी डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो ई नेट इनसाइड द कंडक्टर जो है सो नो जीरो, इस बार नहीं। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब कंडक्टर के अंदर क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। ये क्या है, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कंडक्टर के अंदर जो है सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन पहला बार केस आया है, पहली बार केस हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। कब, जब हम बैटरी कनेक्ट कर दिया। अगर अब इसके बाद जो है सो कंडक्टर के हम लोग अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम लोग, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा। अगर किसी चार्ज को मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे दिखा देते हैं कि अगर कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखे हैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। और फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी यहाँ पे देखते हैं अगर साइन के साथ, तो माइनस ई इंटू ई आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो क्या होगा, माइनस ई डिवाइड बाय एम। यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको आप लोग लिख लीजिए, इनको जो है सो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बोर्ड पे जगह कमी है तो इसलिए मिटाना पड़ेगा। तो इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। तो शायद लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ चुका है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे देखिए अगर इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन आ गया तो एक्सेलरेशन आने की वजह से वेलोसिटी चेंज करेगा। वेलोसिटी लगातार चेंज करता जाएगा, क्या है, करंट बढ़ता जाएगा और करंट एक टाइम पे इनफाइनाइट आ जाएगा। होना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मान के चलिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो किसी एटम से ही निकला होगा। तो एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकला है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो ये तो थर्मल मोशन की वजह से अब भी ये मूव कर रहा है। कितना, अगर थर्मल मोशन की वजह से अगर देखा जाए तो इसका स्पीड जो होता है वो, अगर उसका ऑर्डर देखा जाए तो 10⁵ मीटर पर सेकेंड से होता है। ये कब, थर्मल एनर्जी की वजह से ये मूव कर रहा है। तो ये बहुत ही स्पीड में जो है सो ये ऐसे मूव कर रहा होगा। अब जैसे आ गया थोड़ा सा ये शिफ्ट कर जाएगा। तो लेकिन इस समय क्या आएगा कि ये जब मोशन कर रहा है, जब एक्सीलरेट होना चाह रहा है, तो जो एटम से निकला है तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल्स। ये कर्नल्स उस आर्मी वाला कर्नल्स नहीं है, यहाँ पे जो एटम से निकल गया इलेक्ट्रॉन, जो बचा चार्ज है एटम के ऊपर, वो एटम जो चार्ज कंटेंट है तो उसको कर्नल्स कहते हैं। और उस कर्नल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तभी दिखा देंगे। जनरली कर्नल्स को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, कर्नल्स हैं, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो अभी इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ चुका है, एक्सेलरेशन आ चुका है। तो एक्सेलरेशन आ गया है तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड को हम सिर्फ देखेंगे तो मैग्नीट्यूड बाय जो देखेंगे तो ई डिवाइड बाय एम। क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स with acceleration and velocity increases। लग तो रहा ऐसा ही, लेकिन ऐसा होता है ना, क्योंकि कर्नल से बार बार टकराने के बाद क्या है कि इसका
वेलोसिटी डिक्रीज करते जाता है और डिक्रीज करते करते ये बहुत ही कम हो जाता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। सोचिए कि बहुत कम हो गया है। तो बहुत कम होने की वजह से जो है सो क्या है कि बहुत ही स्लो चार्ज मूव करता है। अगर बहुत फास्ट मूव करता तो बहुत ही हायर करंट फ्लो होती। तो क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो इट्स seems like electron moves with acceleration and velocity increases, but due to continuous collision with कर्नल्स क्या है, वही जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज एटम जो बच चुका है या पॉजिटिव चार्ज आयन है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, कर्नल्स एंड वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अगर देखा जाए तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन moves with a small constant velocity in इलेक्ट्रॉन के ऊपर डायरेक्शन फोर्स किस तरफ लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट जो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, या ई नेट कह देते हैं, ई नेट इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं v और उसके नीचे छोटा सा d लिख देते हैं। तो अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो अब ये हम लोग क्या है, ये सारा कंडीशन देख लिए हैं कि अब इलेक्ट्रॉन क्या है कि मूव करना स्टार्ट हो गया। अगर देखते हैं अगर ये किस तरह से होगा, तो आप मान कर चलिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहे, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई कर्नल से उनसे टकराया, फिर टकरा के मान के चलिए यहाँ आ गया है, फिर टकरा करके जो है सो ये इस जगह पे आ चुका है, ये कर्नल से टकरा करके। अब फिर देखा जाए तो ये टकरा करके यहाँ आ चुका है। अब इसी तरह टकरा कर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुका था। अब देखिए कि यहाँ से लेकर थोड़ा सा ये शिफ्ट हुआ। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कर दे, देखिए ई एक्सटर्नल इस तरफ है, मान चलिए ई नेट जो है सो ई नेट ही रखिए इसको, कंडक्टर के अंदर जो है सो ई नेट इस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, ये ड्रिफ्ट आ चुका है, ये क्या है, ड्रिफ्ट हुआ है। और ये ड्रिफ्ट है। तो आप देखिए दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है बचता है, जिसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, इसको टाउ से दिखाते हैं, ये रिलैक्सेशन टाइम है। इसको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी दिख रहा है, तो इस डिस्टेंस को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं फ्री पाथ। ये इतना दूर जो है सो कोई भी कोलिजन नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग फ्री पाथ कहते हैं, इसको फ्री पाथ कहते हैं। तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। आप क्या है कि हम लोग डेरिवेशन करेंगे, तो ये फ्री पाथ और ये क्या होता है, तो अगर इसको आप लोग चाहे एक बार लिख लीजिए, तो हम इसको थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, इतना ही बस मिटाएंगे दिखाने के लिए। जो ये लैम्डा और ये टाउ जो दिखाए हैं रिलैक्सेशन टाइम, और ये लैम्डा जो फ्री पाथ है, ये इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और यहीं पे हम लिख देते हैं। ये टाउ जो होता है ये
ये होता है टाइम बिटवीन टू कॉन्स्टिक्यूटिव कोलिजन होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी साथ ही लिख देंगे, डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों को साथ में देते हैं, टू कॉन्जी, इसको भी मिटा देते हैं, कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। दो लगातार जो कोलिजन होती है एक के बाद, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन को कुछ रेस्ट मिलता है उस टाइम को क्या कहते हैं, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और दो कोलिजन के बीच में जो कुछ डिस्टेंस आता है उनको फ्री पाथ कहते हैं। तो बस इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। हम लोग क्या सिर्फ इलेक्शन ये जो है एक्सप्रेशन को रखेंगे, बाद सबको मिटा देंगे। तो एक बार इसको अच्छी तरह से पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो देखिए एक्सप्रेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकालते हैं। जो आने वाला फार्मूला पहले लिख दिए है, -E/m, और टाउ जो यहाँ पे दिया हुआ है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इसको भी बता देंगे। तो आप इसको देखते हैं कि जब क्या होता है ये, तो मान कर चलिए कि पहला इलेक्ट्रॉन ये है, ये मूव किया और ये कर्नल से टकरा करके यहाँ पे आ चुका है। मान के चलिए ये शुरुआत में इसका वेलोसिटी अगर देखा जाए तो u1 किसकी वजह से होगा, थर्मल एनर्जी की वजह से u1 हो जाएगा। अब ये टकरा करके जो आ चुका है इसको v1 कहते हैं। इनके बीच का जो टाइम बचा होगा उसको क्या कहते हैं, टाउ1 कहते हैं, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा ये। उसके बाद इसको λ1 फ्री पाथ होगा। उसी तरह से जो है सो अगर मान के दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ये क्या है, टकरा करके ये इस तरफ चले गया, क्या है, इस तरफ चले गया। तो इसको, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है उसको मान लेते हैं u2। तो u2 हो जाएगा ये, और इसके बाद क्या है कि ये v2 आ जाएगा। इसके बीच जो टाइम लगा है उसको क्या कहते हैं हम लोग, टाउ2 कहते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको λ2 कहते हैं। अगर अभी भी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर रहा होता है, उसका स्पीड की बात करेंगे तो 10⁵ मीटर पर सेकंड से ही होगा। लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है उसको नेट वेलोसिटी कहेंगे, वो आता है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी इसको लिख देंगे। तो अगर बता दिया जाए कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है इसको हम लिख दें यहाँ पे एवरेज स्पीड, पहले लिखते हैं एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है सो इनसे बहुत छोटा होता है, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज वेलोसिटी जो होता है। सभी इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन वो होता है, अगर देखा अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁴, और इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन का हम लोग क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम पहले ये इलेक्ट्रॉन लेंगे। इसी तरह से क्या है कि अगर मान चलिए ये दूसरा हो गया और तीसरा ये इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये यहाँ पे कर्नल से इसका आया, ये टकरा करके फिर क्या है इस डायरेक्शन में आ गया है। तो ये u3 और इसको v3 मान लेते हैं। अगर बीच का टाइम जो बचा है इसको टाउ3 और इसका बीच का मेन फ्री पाथ है तो उसको λ3 मान लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग v से। तो इसी तरह से अगर मान चलिए v1 निकाले, अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन देखा जाए तो सबका जो है सो एक्सेलरेशन a ही होगा, इसका भी एक्सेलरेशन a होगा और इसका भी a ही होगा। तो अगर हम v1 निकालते हैं यहाँ से देख लीजिए, तो v1 जो आ जाएगा वो u1 + a टाउ1, और v2 आ जाएगा u2 + a टाउ2, v3 आ जाएगा u3 + a टाउ3 आ जाएगा। इसी तरह से अगर vn निकालेंगे क्या आ जाएगा, un + a टाउ n आ जाएगा। तो हमको निकालना है जब क्या कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन। तो हमें क्या निकालने हैं, एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा vd के बराबर हो जाएगा। और vd जो है सो यहाँ पे देखते हैं तो सभी का एवरेज निकाल लेते हैं, v1 +
V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn डिवाइड बाय n। तो आप देखते हैं जो Vd बराबर आ चुका है, इसको अगर लिखेंगे इस फॉर्मेट में तो U1 को सबको एक तरफ कर देते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 डॉट डॉट Un डिवाइड बाय n आ जाएगा। इसमें अगर a कॉमन ले लें तो a को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डॉट डॉट τn डिवाइड बाय n आ जाएगा। तो अब क्या ये एवरेज वेलोसिटी किसकी वजह से आ रहा है कि ये थर्मल इलेक्ट्रॉन या थर्मल एनर्जी की वजह से जो स्पीड मिल रही थी, ये तो रैंडम मोशन था, तो रैंडम की वजह से क्या ये टोटल जीरो होता। ये हम लोग पहले कंडक्शन जो लिए थे विदाउट किसी बैटरी कनेक्ट किए हुए, तो उस सिचुएशन में ये स्पीड तो पहले से था लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट इसकी वजह से क्या होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो Vd जो आ चुका है वो a, तो a को पुट कर लेते हैं, a इक्वल टू क्या होता है माइनस ई, इक्वल टू माइनस ई डिवाइड बाय m। ये सभी में क्या है कि रिलैक्सेशन टाइम है, सभी को जोड़ देंगे तो इसको क्या कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो t एवरेज आ जाएगा। और ये आ चुका है एक्सप्रेशन जो पहले लिख दिए थे, ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो ये हमको किस फॉर्मेट में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में आ चुका है। लेकिन जब हम करंट के बारे में बात करते हैं तो करंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करते हैं। तो हम लोग क्या है कि इसी एक्सप्रेशन को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में देखने वाले हैं। तो हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। तो इनको अगर आप लोग चाहे तो पॉज करके लिख सकते हैं, हम थोड़ा यहाँ मिटाने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो इसी बात को अब लिखने वाले हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि करंट के अंदर ज़्यादातर हम बात करेंगे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में उतना चर्चा नहीं करेंगे। तो हम लोग करते हैं क्या कि एक कंडक्टर लेते हैं और उन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी मान लेंगे। और वी मानने का तरीका क्या है कि उसके थ्रू क्या है, एक कंडक्टर को कनेक्ट कर दे, बैटरी को कनेक्ट कर दे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के क्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और जिसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V है। तो इसके टर्मिनल के क्रॉस भी पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V ही आ जाएगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल V आ जाएगा। इसका मान लेते हैं लेंथ कितना है, अगर इसका लेंथ को मान ले L है, मान लेते लेंथ L है और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो E था। तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको अगर पुरानी बात याद है तो फॉर्मूला क्या होता है कि dV जो होता है माइनस में E डॉट dx है। तो हम लोग चेंज निकालने वाले हैं तो यहाँ माइनस को हटा देंगे तो हम डायरेक्ट जो है सो डेल्टा V लिखेंगे। डेल्टा V क्या है, इसको E इंटू इसको डेल्टा x भी कर सकते हैं। तो डेल्टा x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बराबर हो जाएगा और लेंथ कितना है, L है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये दिया हुआ है और इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा। तो V इक्वल टू क्या है, यहाँ से E इंटू L आ जाएगा। और यहाँ से E के बराबर क्या लिख सकते हैं, E इक्वल टू V बाय L। तो E बराबर V बाय L आ चुका है। अब इसी एक्सप्रेशन को हम चाहें तो कलर बदल देते हैं। VD है तो VD इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा, तो इसको साइन को हटा देते हैं। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या है कि अगर ये अभी क्या अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से हम क्या कर देते हैं EV बाय ML इंटू T एवरेज, ये आ चुका है। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगी हायर
पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि निगेटिव चार्ज होती है जो इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पे क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं। ये तो हम बात जानते थे, लेकिन एक्सप्रेशन के तहत क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। और यहाँ तो इससे पता चल गया, लेकिन जब हमको पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में दिया रहेगा तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। देखिए इसमें क्या है कि हायर पोटेंशियल इस तरफ है तो इस तरफ लोअर पोटेंशियल तरफ मूव करेगा, लेकिन करंट जो है सो अगर देखा जाए तो करंट इस तरफ आएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होगा ये हायर से लोअर की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हायर से लोअर की तरफ और करंट जो होता है वो हायर से लोअर की तरफ होता है। सॉरी लोअर, हाँ करंट जो है सो ये हायर से निकलती है लोअर की तरफ चलती है। इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन होती है। ये बात पहले आप लोग मैट्रिक में जान चुके हैं। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं डेरिवेशन किसके टर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस। ये सभी टर्म जानते हैं क्या, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ ऑफ कंडक्टर, और टी एवरेज क्या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये टी जो है सो टी एवरेज ये है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो इनको लिख लीजिए आप लोग। हम लोग क्या करेंगे, आप करंट के साथ इसका रिलेशन देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है सो करंट के साथ क्या रिलेशन है उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। देखिए ये हेडिंग दे दी है रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग देखते हैं क्या कि अगर ये करंट का किसी की बात करते हैं तो किसी कंडक्टर के अंदर ही बात करते हैं, तो हम कोई कंडक्टर कंसिडर करेंगे और उसी से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या है कि एक कंडक्टर यहाँ पे है, ये एक कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया है, ये क्रॉस सेक्शन इसका। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट इस तरफ अप्लाई किया है, क्या है कि ये ई नेट हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या है कि कंडक्टर के अंदर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, तो अब इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा, और मूव जब करेगा तो इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर लेते, इसको मान लेते हैं 1। तो dt टाइम में मानते हैं क्या कि इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू dt टाइम में जो इलेक्ट्रॉन, मान के चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो dt टाइम में ये मूव कर करके यहाँ आ चुका है। इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ये मान लेते हैं। तो dt टाइम में ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या है कि जो पास इलेक्ट्रॉन हो करके यहाँ पे आ चुका, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हो चुका है, इसको हम मान लेते हैं 1 ये dt टाइम हुआ है। तो ये dt टाइम, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, dt टाइम हुआ है। dt टाइम में इलेक्ट्रॉन जो इस क्रॉस सेक्शन में था वो मूव कर करके ये a डैश जहाँ पे है यहाँ पे आ चुका है। तो अब देखिए कि ये इसको यहाँ पे रख देते हैं, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है सो जो यहाँ पे था वो मूव करके यहाँ पे आ गया, तो इसके पीछे वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये इसके पीछे इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सब भी मूव करके कहीं ना कहीं यो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया होगा। तो इसका पूरा शेडेड पार्ट जो यहाँ से बना देते हैं, इसमें पूरा में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, फिल हो जाएगा, क्या है कि टोटल में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको दिखाने के लिए हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे n, और n को मान लेते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, या इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। इसे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। अगर किसी अच्छे खासे कंडक्टर में देख ले, मान लीजिए कॉपर है या एल्युमिनियम है, तो उसके अंदर कॉपर है कि अच्छा कंडक्टर है, तो कॉपर के अंदर इसका डेंसिटी देखा जाए तो 10⁻19 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में होता है, 1 मीटर क्यूब। तो इमेजिन कीजिए कि 1 मीटर इतना बड़ा होता है,
तो इतना लंबा और इतना चौड़ा, मतलब एक बॉक्स के आकार में जो है सो इलेक्ट्रॉन कितना होगा 10⁻²৯। सोचिए कितना बहुत ज़्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती है। तो अब क्या कि इस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रॉन कितना पास किया हुआ है, तो हम लोग dt टर्म कंसिडर किए थे। तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है तो vd, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर निकालना चाहेंगे तो vd क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, तो vd इंटू dt टाइम, तो लेंथ तो हमको इतना ही आ गया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ, तो इसको वॉल्यूम निकालने हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट passes थ्रू क्रॉस सेक्शन वन इन dt टाइम। ये बराबर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उतना ही क्रॉस करेगा जितना मान के चलिए इसमें भरा हुआ। मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पहुँच चुका और ये पीछे वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर चुका, तो ये शेडेड रीजन में जो इलेक्ट्रॉन था वही प्रेजेंट पास क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू चार्ज या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन शेडेड रीजन, या इसको 1 के बीच कह सकते थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन शेडेड रीजन। तो अगर हम देखेंगे चार्ज कितना पास कर रहा है, तो देखते हैं, इसको लिखते हैं चार्ज passes थ्रू क्रॉस सेक्शन वन इन dt टाइम। dt टाइम में कितना पास किया है, तो इसको dq मान लेते हैं, और dq क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया होगा इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर पर यूनिट वॉल्यूम में दिया हुआ तो वॉल्यूम इंटू एन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एन ही है, और इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम यहाँ से देख लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ दिया हुआ है vd इंटू dt इंटू एल, तो यहाँ से वॉल्यूम आ चुका है vd इंटू dt इंटू एल, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो e का पावर माइनस या e ही मान लेते हैं, तो ये dq बराबर है। तो dq बाई dt इस तरफ कर देते हैं, ये क्या है dq बाय dt इक्वल टू vd e n a। अब देखिए इसी को, चलिए इसको लिख देते हैं, बाद में अरेंज कर देंगे। तो बचा क्या यहाँ पे n vd a और e है। तो dq बाई dt जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये dq बाई dt को करंट कहते हैं। तो यहाँ से जो आ चुका है करंट I इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, इसको vd को पहले लिख देते हैं e n और a। अब जो ये रिलेशन आ चुका है इसको हम लोग जनरली I इक्वल टू वीना कहते हैं। वीना इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि आसान रहे। वीना मतलब क्या, ये vd को v मान लिए e n a, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है सो करंट के साथ रिलेशन आ चुका है I इक्वल टू vd e n a। तो अब इसको जो है सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, I का जो करंट आ चुका है vd e n a। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन जो आ चुका है ये आ चुका है। तो इसको आप लोग लिखिए, थोड़ा हम लोग क्या है कि और एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि आप क्या है कि कल का नेक्स्ट क्लास जो आएगा रेसिस्टेंस के ऊपर, वो रेसिस्टेंस तक हम लोग पहुंचते हैं। तो इसमें एक बार पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो I इक्वल टू हम लोग को क्या आ चुका है, I इक्वल टू vd e n a।
तो आई का और वी डी का अगर वैल्यू रख दे, अगर मैग्नीट्यूड में रखेंगे अब सिर्फ वी डी का, तो ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ई डिवाइड बाय, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में रखें तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमको काम आने वाला है। तो अगर इसको पोटेंशियल डिफरेंस में अगर निकाले थे तो वी डी जो आया था पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, यहाँ पे ई वी डिवाइड बाय एम एल, आप लोग कॉपी उल्टा के पीछे देख सकते हैं, एम एल इंटू टी एवरेज, तो ये आया था वी डी के टर्म में। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बल्कि इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी करते तो लास्ट में क्या है कि वहाँ इसको ई इंटू वी कर देते हैं, वी को ई बाय एम एल कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा करके वी बाय एल के टर्म में। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, ई वी डिवाइड बाय एम एल इंटू टाउ एवरेज ई एन इंटू ए। तो यहाँ से देख लीजिए आई इक्वल टू जो आ चुका है वो एन ई स्क्वायर ए वी सॉरी टाउ एवरेज डिवाइड बाय एम एल इंटू वी। तो आप वी आई को इस तरफ करते हैं, इसको इस तरफ कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वी बाय आई इक्वल टू क्या है, ये एम एल इस तरफ आकर के ऊपर आ जाएगा, तो एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज डिवाइड बचा क्या 1 बाय ए है, तो ये ए आ चुका है। तो आप देखिए कि ये v बाय ए जो होता था, ये v बाय ए अगर आप लोग को याद होगा तो इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं, ये रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ये एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू, यहाँ तक ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे ही आगे एक्सपेंड करेंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ करंट का रिलेशन वी डी के साथ निकाल चुके थे, और उसी में क्या है कि वी डी को इस फॉर्मेट में रख करके या इस फॉर्मेट में रख करके हम लोग क्या निकाल चुके हैं, वी बाय आर यहाँ रेसिस्टेंस तक पहुँच चुके, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। वी बाय आर जो होगा हमेशा रेसिस्टेंस होता है, और रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा एम एल डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज इंटू ए है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर, बाय बाय।